हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन सिंह एंड वेलकम टू हीरोइक वॉरियर्स। दोस्तों, हाल में ही राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार चाइना की मिलिट्री हिंदुस्तानी सीमाओं में अतिक्रमण कर रही है, और इसके पीछे की वजह कहीं नरेंद्र मोदी जी की कमज़ोर विदेश नीति तो नहीं है, कहीं मोदी जी की कमज़ोर विदेश नीति के कारण ही तो नहीं चाइना बार बार हिंदुस्तानी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है। तो इस टॉपिक पर मैंने काफ़ी गहरा रिसर्च किया और बहुत सारे फैक्ट्स के साथ मैं आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के डेट में चाइना एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, इसमें कहीं से कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी चाइना की असली ताकत उसके बड़े बड़े मशीन गन्स, फाइटर जेट्स या फिर मिसाइल्स में नहीं, बल्कि उसके आर्थिक यानी फाइनेंशियल कंडीशन में है। हिंदुस्तान और चाइना लगभग दोनों एक ही समय पर आज़ाद हुए थे। हिंदुस्तान 1947 में और चाइना 1949 में। चाइना 2 साल बाद आज़ाद हुआ हिंदुस्तान के उसके, और साथ ही दोनों देशों के आज़ाद हुए आज के डेट में लगभग 70 साल बीत चुके हैं। फिर ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि चाइना सुपर पावर बन गया और इंडिया एक गरीब देश है, क्योंकि इन 70 सालों में 60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रही, और इसी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी की वजह से चीन आज भी हमारी सीमाओं में अतिक्रमण करने में कामयाब हो पाता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है 1962 के वॉर में मिली चाइना को जीत। हिंदुस्तान की जो आर्मी चाइना से हार गई थी, ये एक दूसरी बड़ी वजह है जिसके कारण आज भी चाइना हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करने की हिम्मत करता है। हालांकि 1962 का जो वॉर था, 1962 के वॉर में जो इंडियन आर्मी हारी थी, वो मिलिट्री हार नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल हार थी। और इस हार के पीछे खुद को भारत रत्न देने वाले पीएम, खुद को ही भारत रत्न देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे पूरी तरीके से। और कैसे जिम्मेदार थे, आइए समझते हैं। हिंदुस्तान के आज़ादी के साथ ही पार्लियामेंट में यह मांग उठाई गई कि चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर्स डिफाइन किए जाने चाहिए, लेकिन नेहरू ने ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अटैक किया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से भारत और चीन की सीमाएं, जो पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर के छोटे से एरिया तक ही सीमित थी, अब बढ़कर उत्तराखंड से भारत के नॉर्थ ईस्ट तक फैल गई। 18 नवंबर 1950 को नेहरू का बयान आता है कि कोई भी देश चाइना को तिब्बत पर कब्जा करने से नहीं रोक सकता है, खुद भारत भी नहीं रोक सकता है। और ये बयान बिल्कुल भी भारत के पक्ष में नहीं था। नेहरू जी का ये कहना था कि भारत को चाइना के दोस्ती में ही अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए, तथा चाइना के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद भी उन्होंने चाइना के सामने सीमा मुद्दा नहीं उठाया। पंचशील अग्रीमेंट के बाद नेहरू पर यह सवाल उठाए गए कि इस अग्रीमेंट में इंडिया ने जो अपने तिब्बत पे राइट सरेंडर किए हैं चाइना के सामने, उसके बदले इंडिया बॉर्डर इशू सॉल्व कर सकता था, लेकिन नेहरू ने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पे नेहरू ने उत्तर दिया कि चाइना एक भरोसेमंद दोस्त है। नेहरू कहते हैं कि चाइना एक भरोसेमंद दोस्त है और उसके साथ शांति बनाना उनकी प्राथमिकता थी। 26 नवंबर 1956 में नेहरू जी ने दलाई लामा का मदद करने से इनकार कर दिया। दलाई लामा उस समय युवा थे और तिब्बत में धर्मगुरु माने जाते हैं। तो 26 नवंबर 1956 में नेहरू ने दलाई लामा का मदद करने से इनकार कर दिया, और ऐसा उन्होंने चाइना को खुश करने के लिए किया।
24 अप्रैल 1958 में दलाई लामा भारत आए, जिस पे नेहरू ने कहा कि तिब्बत की आज़ादी असंभव है। सितंबर 1957 में चाइना के ही एक अखबार पीपुल्स डेली ने खबर छापा कि चाइना ने उस हिस्से में सड़क बना लिया है जो भारत का हिस्सा माना जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, चाइना ने कश्मीर के उस हिस्से में सड़क बना लिया था जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसी दौरान सांसदों ने नेहरू पर इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से जुड़े इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को छुपाने का आरोप भी लगाया। 8 सितंबर 1959 को नेहरू के पास चाइना के प्राइम मिनिस्टर का एक लेटर आता है जिस पे उन्होंने कश्मीर के 40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना दावा किया और जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इसके जवाब में नेहरू ने राज्यसभा में कहा कि हिंदुस्तान को अपना, अब नेहरू इसका रिप्लाई करते हैं राज्यसभा में कि हिंदुस्तान को अपना 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दे देना चाहिए क्योंकि वो इलाका बंजर है और उस पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता। इसके जवाब में महावीर त्यागी ने संसद में अपनी टोपी उतारी और कहा कि मेरे सिर पे एक बाल भी नहीं उगता है, मेरे सिर पे एक बाल भी नहीं उगता है, तो क्या इस सिर को मुझे कलम करवा देना चाहिए। 6 दिसंबर 1950 में नेहरू ने यूएन में, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6 दिसंबर 1960 में नेहरू ने यूएन में इंडिया को मिल रहे वेटो पावर को चाइना को दे देने की वकालत की। जो वेटो पावर यूएन में इंडिया को दिया जा रहा था वो वेटो पावर नेहरू ने ठुकरा दिया और उसे चाइना को दे देने की वकालत की, वो भी उस समय में जब इंडिया चाइना बॉर्डर पे टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी, काफ़ी बिल्कुल ऐसा सिचुएशन था कि वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और उस सिचुएशन में नेहरू कहते हैं कि इंडिया को वेटो पावर की ज़रूरत नहीं है बल्कि ये वेटो पावर चीन को दे देना चाहिए। दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा होगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होने के बाद नेहरू सीधे सीधे चाइना के पक्ष में राजनीति कर रहे थे। उनके हर एक फैसले चाइना के पक्ष में थे। इसी वेटो पावर का इस्तेमाल चाइना भारत के खिलाफ आज के डेट तक लगभग 12 बार कर चुका है। इंडिया के खिलाफ वेटो पावर का इस्तेमाल चाइना लगभग 12 बार किया है, चाइना ने 12 बार किया है। और इस वेटो पावर को जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान को नहीं लेने दिया बल्कि चाइना को दे देने की वकालत की थी। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने हिंदुस्तान को एटॉमिक डील ऑफर किया था, जिसे एक्सेप्ट कर लेने के बाद इंडिया एक एटॉमिक पावर बन जाता और चाइना 1962 में इंडिया पर अटैक करने की कभी हिम्मत ही नहीं कर सकता था क्योंकि उस टाइम तक चाइना एटॉमिक पावर नहीं था और हिंदुस्तान अगर एटॉमिक पावर बन जाता तो चाइना हिम्मत ही नहीं कर पाता कि हिंदुस्तान पर वो हमला करे। लेकिन ये एटॉमिक ऑफर जो यूएसए ने इंडिया को दिया था वो नेहरू ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है और इसे मिलिट्री या फिर एटॉमिक पावर, एटॉमिक बॉम्ब्स की कोई ज़रूरत नहीं है।
10 अक्टूबर 1962 यानी कि वॉर शुरू होने के 10 दिन पहले जब एक पत्रकार बीजी वर्गीज नाम के एक पत्रकार सीमा पर जाते हैं, युद्ध 1962 का युद्ध शुरू होने के 10 दिन पहले, तो वो ये पाते हैं कि नेहरू सरकार ने इंडियन आर्मी तक किसी भी तरीके के रिसोर्सेज पहुंचने ही नहीं दिए थे। ना तो इंडियन आर्मी के पास ढंग के हथियार थे और न ही ठंड से बचाने वाले कपड़े, न ही रसद पानी ढंग से इंडियन आर्मी के पास मौजूद था। सैनिक 15,000 से 16,000 फीट ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियों पे, जहां हड्डी गला देने वाली ठंड थी, वैसी पहाड़ियों पे सिर्फ पतले पतले स्वेटर्स पहनकर तैनात थे। 1962 वॉर में महावीर चक्र से सम्मानित मेजर श्रीकांत बताते हैं कि युद्ध प्रैक्टिस के दौरान जब हिंदुस्तानी सैनिकों ने डमीज पे चीनी सैनिकों की तस्वीर चिपकाए थे और उन डमीज को घोंप कर अपना वॉर प्रैक्टिस करते थे, तब नेहरू सरकार ने इस बात से भी मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हिंदी चीनी भाई भाई। 20 दिसंबर 1962 की रात को चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर और भारतीय चौकियों पर अचानक हमला बोला। चीनी सैनिक उस समय के सबसे मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स AK-47 और हैवी मशीन गन्स से लैस थे। वही भारतीय सैनिकों को नेहरू गवर्नमेंट ने अंग्रेजों के जमाने के पुराने आउटडेटेड राइफल्स थमाए थे, वो राइफल्स जो एक टाइम पर एक राउंड फायर कर सकते थे, फिर उसे लोड करो, उसमें बुलेट डालो, लोड करो, फिर फायर करो। और वहीं पर चीनी सैनिकों के पास उस समय के सबसे आधुनिक असॉल्ट राइफल यानी कि AK-47 था, हैवी मशीन गन्स था। और हैवी मशीन गन्स से चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी पर शेलिंग कर रही थी, फायरिंग कर रही थी। और इंडियन आर्मी को नेहरू गवर्नमेंट ने क्या दिया था, तो वो अंग्रेजों के जमाने के आउटडेटेड राइफल्स, जिससे एक टाइम पर एक राउंड फायर किया जा सकता था। नतीजा यह हुआ कि अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक हिंदुस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि 80,000 चीनी सैनिकों के सामने 80,000 चीनी सैनिकों के सामने केवल 22,000 हिंदुस्तानी सैनिक खड़े किए गए थे। नेहरू ने, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि नेहरू ने अपने करीबी माने जाने वाले BM कॉल को नेफा यानी आज के अरुणाचल प्रदेश का फ्रंट का कमांडर बनाया। यानी कि उस समय अरुणाचल प्रदेश नेफा कहलाता था और उनके एक रिश्तेदार थे BM कॉल, उन्हें नेफा फ्रंट का कमांडर बनाया। वो एक जो BM कॉल थे बेहद ही जिसे कह सकते हैं कि योग्य कमांडर नहीं थे। वो किसी भी मिलिट्री के किसी भी कसौटी पर खड़े साबित नहीं उतरते थे और उनको पंडित नेहरू कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उनके दादाजी का नाम गयासुद्दीन था और गयासुद्दीन के पोते पंडित कैसे हो गए। गयासुद्दीन के पोते जवाहरलाल नेहरू ने अपने करीबी BM कॉल को नेफा फ्रंट का कमांडर बना दिया, जो कहीं से भी योग्य कमांडर नहीं थे, किसी भी मिलिट्री के किसी भी कसौटी पर खड़े नहीं उतरते थे। और 1962 के वॉर के पहले दिन ही BM कॉल को दिल का दौरा पड़ता है। अब यह बात थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि वॉर के पहले दिन ही BM कॉल को दिल का दौरा क्यों पड़ गया, और इस दिल के दौरा पड़ने के कारण उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया
और ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है हिंदुस्तानी सेना की पराजय की। युद्ध का यह नतीजा हुआ कि हिंदुस्तान का 42,735 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया। यह इतना इलाका था जिसमें 28 दिल्ली बस सकती थी। और इस युद्ध के कुछ आगे के भयानक परिणाम भी सुन लीजिए। और तमाम मैंने वो कारण गिनाए हैं कि नेहरू किस तरीके से, किस हद तक जिम्मेदार थे इंडियन मिलिट्री के हार के। इस हार का पहला असर ये हुआ, पहला नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के 42,735 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया। इसके आगे 1383 इंडियन सोल्जर्स मारे गए चाइनीज सोल्जर्स के हाथों। 1383 इंडियन सोल्जर्स मारे गए। 1047 सीरियसली इंजर्ड हुए। 3968 सोल्जर्स युद्धबंदी बना लिए गए, चाइनीज मिलिट्री के हाथों कैप्चर हो गए और उन्हें ऐसी ऐसी भयानक यातनाएं सहनी पड़ी होंगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। 1600 सैनिकों का किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि वो मार दिए गए या फिर युद्धबंदी बना के चाइना के जेलों में ठूंस दिए गए। दोस्तों, अब मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि इतने गलत फैसले कोई गलती से नहीं ले सकता है। और साथ ही साथ हाल फिलहाल में हमें ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी को चाइना की सरकार ने बहुत सारा पैसा पार्टी फंड के नाम पर दिया है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू सारे फैसले चाइना के हक में लिए जा रहे हैं और इतने सालों बाद हमें आज ये पता चल रहा है कि चाइना ने बहुत सारा पैसा कांग्रेस को डोनेट किया है पार्टी फंड के नाम पर। तो ये बात सोचने वाली है कि क्यों आखिर इंडिया का पीएम होने के बावजूद नेहरू ने सारे फैसले चाइना के हक में लिया है। और खैर, जो चाइना ने बहुत सारे पैसे कांग्रेस को पार्टी फंड के नाम पर डोनेट किया है, उससे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि नेहरू ने क्यों सारे फैसले चाइना के हक में लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद।